एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बातें करते हैं रॉटर के अध्ययन के बारे में। रॉटर का अध्ययन करने के बारे में कुछ बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि व्यक्तित्व के बारे में जो अध्ययन किए गए हैं, व्यक्तित्व के बारे में जो अध्ययन की बात यहाँ ये है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का है। व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए गए हैं वह कोई शरीर रचना के आधार पर बताता है, कोई स्वभाव के आधार पर बताता है, बहुत से मनोवैज्ञानिक शील गुणों के आधार पर बताते हैं। तो व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन किए गए हैं, उसमें एक तरह का जो अध्ययन है उसे व्यक्तित्व विमा अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। ये डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी जो है वह पर्सनालिटी टाइप से अलग है। पर्सनालिटी टाइप में व्यक्तित्व को किसी एक प्रकार में रखा जाता है, जबकि पर्सनालिटी डायमेंशन एक तरह का कॉन्टिन्यूम होता है, सातत्यक होता है। जैसे कि एक स्केल आप ले लीजिए, इस स्केल पर 0 से शुरू होता है। 6 इंच की स्केल है तो 6, 12 इंच की है तो 12, और जैसे जैसे हम एक छोर से दूसरी ओर छोर जाते हैं स्वरूप बदलने लग जाता है। वैसे ही व्यक्तित्व मापन के लिए, व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए व्यक्तित्व विमाओं का उपयोग किया जाता है, और इस तरह की विमाओं का उपयोग आइजेंक ने भी किया था, यूंग ने भी किया था। और आज हम आपको व्यक्तित्व विमाओं से ही संबंधित एक विशेष अध्ययन की बात करते हैं, जिसे आई कंट्रोल डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। आई कंट्रोल डायमेंशन पर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन रॉटर 1970 ने भी किया था। आई यानी इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल डायमेंशन। अब थोड़ी सी बात हम व्यक्तित्व के बारे में करने से पहले संज्ञान के बारे में बातें करते हैं। बहुत थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि वह इससे संबंधित है। व्यक्ति का जो संज्ञान होता है वह कैसे डेवलप होता है। संज्ञान उसका अपने वातावरण, पर्यावरण से मिलने वाली जो सूचनाएं होती हैं, उसकी जो अनुभूतियां होती हैं, यह सब मिलकर उसका संज्ञान डेवलप करती हैं। व्यक्ति जो है अपनी संज्ञानात्मक जो संज्ञान है उसका, उसी के अनुसार क्रिया करता है। यह संज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है। इस संज्ञान में त्रुटियां हो सकती हैं। व्यक्ति किसी एक पक्षीय आधार पर अपना संज्ञान डेवलप कर सकता है, यानी परिस्थिति के पूरे ऑब्जर्वेशन के बिना वह उसके किसी अंश या खंड के आधार पर ही अपने कॉग्निशन को डेवलप कर सकता है। तो इस प्रकार का जो कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है, वह त्रुटिपूर्ण होता है। तो व्यक्ति कैसा संज्ञान डेवलप करेगा, यह डिपेंड करता है उसके पर्यावरण पर, उसके नज़रिए पर, उसकी सूचना पर और उसके व्यक्तित्व पर। यह सब मिलकर उसके संज्ञान का निर्माण करते हैं। और व्यक्ति अपने वातावरण को किस तरीके से देखता है, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं
आंतरिक बाह्य नियंत्रण विमा के बारे में। इस विमा को लोकस ऑफ कंट्रोल के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस डायमेंशन को नियंत्रण केंद्र या लोकस ऑफ कंट्रोल भी कहा गया है। और इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया है। ये मनोवैज्ञानिक यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को किस प्रकार से परसेप्शन करता है। इस संबंध में लेकहार्ट की एक डेफिनेशन हम बताते हैं। यह इन्होंने 1972 में लेफकॉर्ट की डेफिनेशन है। लेफकॉर्ट 1972 ने बताया है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण अपने जीवन की घटनाओं का दो प्रकार से करता है। सबसे पहली बात इन्होंने यह कही है कि जो कुछ भी उसके चारों ओर घटित हो रहा है उसे वह अपने व्यवहार का परिणाम या अपना नियंत्रण उस पर मानता है। यानी अपनी चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं को वह यह मानता है कि इस पर उसका नियंत्रण है, यानी इसे आंतरिक नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। और जो लोग ऐसा मानते हैं उनमें इंटरनल स्केल की प्रधानता होती है। दूसरा प्रकार वह होता है जो कि अपनी चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का जो नियंत्रण है वह एकदम यह मान कर चलते हैं कि वह इनसे जरा भी संबद्ध नहीं है। इसका नियंत्रण केंद्र उसके व्यवहार से नहीं है, बल्कि इसका नियंत्रण केंद्र बाहर है। इस प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्ति जो कि बाहरी कारक को इसका नियंत्रक मानते हैं, इन्हें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यानी इस तरह से व्यक्तित्व की दो विमाओं के बारे में रॉटर ने भी बात की है। रॉटर 1970 की व्यक्ति के व्यक्तित्व को दो विमा के रूप में बताया है। एक तो जो कुछ भी घटना घटित हो रही है वह हम नियंत्रित कर सकते हैं, व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, स्वयं का नियंत्रण हो सकता है, यह इंटरनल स्केल है। इस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है, यह सब बाहरी प्रभाव का परिणाम है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा मानने वाले एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। नियंत्रण केंद्र व्यक्तित्व का ऐसा डायमेंशन है जो व्यक्ति की सामाजिकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप विकसित होता है। यानी सोशल लर्निंग थ्योरी भी हमने पढ़ी। आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो सोशलाइजेशन भी पढ़ा होगा कि कैसे व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। हर समाज, हर समूह में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वह एक अलग प्रकार से होती है। यानी कैसे समाज में बच्चा डेवलप करता है और यह डेवलपमेंट कैसे वह सामाजिक चीज़ों को सीखता है, आत्मसात करता है, तो यह सोशल लर्निंग पर डिपेंड करता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति में यह नियंत्रक विमा नियंत्रण केंद्र डेवलप होती है। एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन प्रत्याशाएं जिन अनुभवों के आधार पर बनती या पूर्ण होती हैं उन्हीं आधार पर नियंत्रण केंद्र या विमा का विकास होता है। यानी व्यक्ति अपने अनुभव
किस प्रकार से प्राप्त करता है, कैसे वह अपने अनुभवों पर के आधार पर अपना डेवलपमेंट करता है और वह क्या जानता है, माने वह उसने क्या सीखा कि उसके अनुभवों के आधार पर क्या उसका नियंत्रण है या नहीं है। यह एक प्रकार की जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेंसी होती है, सामान्यीकृत प्रत्याशा होती है और इसी प्रत्याशा पर इसको दो विमा या दो ध्रुवीय कहा जाता है, बाइपोलर कहा जाता है। इस डायमेंशन का एक छोर जो है आंतरिक नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, और दूसरा छोर बाह्य लोकस, बाह्य नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में आंतरिक नियंत्रण केंद्र, माने जो व्यक्ति आंतरिक नियंत्रण केंद्र जिनमें अधिक होता है, यह छोर प्रबल होता है, ऐसा व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि उसके व्यवहार और क्रियाओं के परिणाम से ही जो घटनाएं हो रही हैं वह घटित हो रही हैं। यानी व्यक्ति स्वयं को जिम्मेदार मानता है। वह अपनी जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, अपनी मेहनत, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व और अपनी विजन, अपनी दूरदर्शिता पर भरोसा करता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति यह भी मानकर चलता है, सोच कर चलता है कि उसे अपनी क्रियाओं के कारण श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया रीइंफोर्समेंट प्राप्त होगा। वह यह भी मानता है कि वह अपनी कौशल, माने अपनी स्किल्स, अपनी मेहनत, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी दूरदर्शिता को बदल सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, अपने वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं पर अपना नियंत्रण मानता है और अपनी इस सामर्थ्य पर भरोसा रखता है कि वह अगर स्वयं को चेंज करता है तो उसकी जीवन की यह घटनाएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। अब चलते हैं दूसरे विमा या दूसरे छोर की ओर। दूसरा छोर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी यह व्यक्ति ठीक आंतरिक विमा के विपरीत होते हैं और यह मानते हैं कि उनके चारों ओर की घटनाएं, उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह चारों ओर की घटनाएं जो घटित हो रही हैं वह संयोग हैं, इस पर वह कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन घटनाओं को में वह अपने को इन्वॉल्व भी नहीं मानता है। ऐसे व्यक्तित्व का यह विश्वास होता है कि जो कुछ भी उन्हें पुरस्कार मिल जा रहा है, रिवॉर्ड मिल जा रहा है, वह उनकी अपनी शक्ति या क्षमता के कारण न मिलकर बल्कि बाह्य कारकों के कारण मिल रहा है, जिस पर वह किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। नियंत्रण क्षेत्र के संबंध में अनेक अध्ययन हुए हैं। अब थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह क्या प्राप्त हुआ है। यह अध्ययन आंतरिक
और बाह्य नियंत्रण केंद्र वाले व्यक्तियों के संबंध में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाह्य नियंत्रण केंद्र जिन व्यक्तियों में होता है, यानी जो व्यक्ति बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रमुखता वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनमें अर्जित निस्सहायता की परिस्थिति, लर्न हेल्पलेसनेस की परिस्थिति में संतुलन रखने में कठिनाई पाई जाती है। लर्न हेल्पलेसनेस हम आपको आगे एक दो थ्योरी बताएंगे, जिसमें कि इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर अर्जित निस्सहायता यानी यह व्यक्ति यह समझते हैं कि अब वह कुछ भी प्राप्त करने में या करने में अपने को असहाय मानते हैं, क्योंकि वह मानकर चलते हैं कि यह कुछ प्राप्त करना उनके वश में नहीं है, और इसलिए ऐसी स्थिति में वह अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। क्योंकि यह मानकर चलते हैं इस सब पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जो कि आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले होते हैं, वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में अधिक संतुलित बैलेंस्ड बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं, अधिक संतुलित व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं। क्योंकि वह मानते हैं कि वह हेल्पलेस नहीं है, उनमें लर्न्ड हेल्पलेसनेस की बात नहीं पाई जाती है। वह जानते हैं कि वह अपने व्यवहार को बदलकर एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं, अपने कौशलों में परिवर्तन कर सकते हैं, और इस तरह से वह अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आंतरिक नियंत्रण केंद्र की जो प्रबलता वाले व्यक्ति होते हैं, वह बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रबलता वाले व्यक्तियों की अपेक्षा समाज प्रभाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं। माने ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति जो होते हैं, वह बाहरी प्रतिरोधों का सामना कर लेते हैं। इस तरह की रुकावट से वह प्रभावित नहीं होते हैं। वह अपनी शक्ति को पहचानते हैं और वह मानकर चलते हैं कि अपना हम सही योगदान देकर, अपना सही पावर लगाकर हम परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों पर नियंत्रण पाते हैं और सामाजिक प्रभाव के प्रति एक रेजिस्टेंस बिहेवियर को प्रकट करते हैं। बाह्य नियंत्रण की प्रबलता जिन व्यक्तियों में होती है, उनमें जो विचार होते हैं वह बहुत स्वतंत्र प्रकार के नहीं होते हैं, यानी उनका विचारों का दायरा बहुत ओपन नहीं होता है, सीमित या संकुचित दायरे वाले होते हैं। जबकि आंतरिक नियंत्रण केंद्र, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो विचारों का केंद्र होता है, विचारों का जो दायरा होता है, वह अधिक फैला
विस्तृत होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हर तरीके से यह विचार करते हैं कि किस प्रकार से वह अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और फिर से एक बार यह बात ध्यान रखिएगा, यह मानकर चलते हैं, ऐसे व्यक्ति यह विश्वास रखते हैं कि परिस्थितियों पर वह स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी नियंत्रण केंद्र के संबंध में अनुरूपता की। और अनुरूपता संबंधित जो अध्ययन हुए हैं, आपने उसमें पढ़ा है कि जो लोग सामाजिक मान्यताओं, नियमों आदि पर विश्वास रखते हैं, विश्वास रखने का मतलब एज इट इज, जैसा है उसको वैसा ही मानना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार समाज से अनुरूपता करना चाहते हैं कि उन पर किसी भी प्रकार की कोई आंच न आए। और जो सामाजिक अनुरूपता संबंधी अध्ययन हुए हैं, उनमें यह पाया भी गया है कि ऐसे लोग जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत उच्च प्रकार की होती है, जो नेतृत्व करने वाली होती हैं, जिनमें लीडरशिप की पावर होती है, जिनमें ये शक्ति होती है कि वह अपनी परिस्थितियों, विचारों को बदल देंगे, लोगों के विचारों को बदल देंगे, उनमें सामाजिक अनुरूपता कम पाई जाती है। और ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक अनुरूपता अधिक होती है जो कि सामाजिक नियमों, मर्यादाओं या कानूनों के बारे में जरा भी इधर उधर होने से डरते हैं। साथ ही साथ यह भी अध्ययन बताते हैं कि इन लोगों में जिन लोगों में नेतृत्व क्षमता नहीं होती है, जो दूसरों का अनुकरण करने वाले होते हैं या औरों की अपेक्षा कुछ कम बुद्धि रखते हैं, उनमें सामाजिक अनुरूपता अधिक पाई जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं लोकस ऑफ कंट्रोल की। तो लोकस ऑफ कंट्रोल में यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि बाह्य नियंत्रण, एक्सटर्नल कंट्रोल को महत्व देने वाले होते हैं, यानी जो मानकर चलते हैं कि उनका कोई कंट्रोल परिस्थितियों पर नहीं है, उनमें सामाजिक अनुरूपता की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि ऐसे व्यक्ति जो कि आंतरिक नियंत्रण या इंटरनल कंट्रोल वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक अनुरूपता की मात्रा कम पाई जाती है। अब निर्णय की बात करते हैं। आंतरिक नियंत्रण केंद्र की प्रबलता वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत ही दूरदर्शिता का उपयोग करते हैं। दूरदर्शिता का उपयोग इस तरह से करते हैं कि वह परिस्थितियों को, स्वयं को, अपनी क्षमताओं को, कौशल को समझते हैं और इस आधार पर वह किसी भी संबंध में निर्णय लेते हैं। यानी इनके जीवन में संयोग का महत्व नहीं होता है। किसी भी कारण से यह जो भी डिसीजन लेना हो, यह ये मानकर नहीं चलते हैं कि जो कुछ होना होगा होगा ना, ये सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत, अपने कौशल, अपनी जो हमारी प्लानिंग है, इससे हम जितना, इसमें जितना सक्सेस होंगे,
उसी अनुसार परिणाम मिलेगा। तो यह जो भी निर्णय लेते हैं वह सारी परिस्थितियों का पूर्णतया जायजा लेकर ही करते हैं और संयोग को महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जो बाह्य नियंत्रण एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले होते हैं वह यह कहते पाए जाते हैं कि जो कुछ भी लिखा होगा वही होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम करेंगे जो संयोग होगा, जो भाग्य होगा वही पाएंगे। भाग्य और संयोग के से ज़्यादा थोड़े ही हम पा सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति अपने क्रियाओं के लिए निर्णय लेते समय भाग्य और संयोग को प्रबल मानते हैं, न कि स्वयं को मानते हैं। इस संबंध में इवांस और सीमैन ने एक प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि आंतरिक नियंत्रण की प्रबलता वाले व्यक्ति वातावरण में उपस्थित या उपलब्ध सूचनाओं का लाभ उठाकर अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति का कॉग्निशन जो होता है वह बहुत ही ब्रॉड होता है और यह व्यक्ति जो होते हैं अपनी परिस्थितियों के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, साथ ही साथ अपनी क्षमताओं को, अपने कौशलों को उस रिफरेंस में यह तौलते हैं। तो इस आधार पर यह जो कुछ भी निर्णय लेते हैं उसमें इनकी अपनी कैपेसिटी, अपने पर्यावरण संबंधी ज्ञान, अपनी क्षमताओं के बारे में पूर्ण जानकारी और किस परिस्थिति में किस प्रकार की क्रिया सक्सेस होगी, इन सब का पूर्ण जानकारी लेते हैं। यानी अपने वातावरण संबंध में जितनी जानकारियां हैं उसको अर्जित करते हैं और उस सब का पूरा लाभ उठाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अनुभवों से लाभ उठाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से पूर्ण लाभ उठाते हैं और जब लाभ उठाते हैं, कुछ गेन करते हैं, अर्जित करते हैं, तो इनको सफलता प्राप्त होने की उम्मीद भी इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एफर्ट, प्रयास बहुत ही अधिक होता है। जबकि जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले व्यक्ति हैं अब यह सब कुछ छोड़ दिए हैं भाग्य भरोसे, संयोग भरोसे। इनमें यह क्षमता नहीं होती है या यह इस क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। ये कहते हैं जो मिलना होगा वह तो मिलके ही रहेगा। ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि परिस्थिति विशेष में उनकी क्या क्षमता है, परिस्थिति हमें क्या दे रही है, हमारे पर्यावरण वातावरण में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इन सब का न यह मूल्यांकन करते हैं, न ये अपनी क्षमताओं को तौलते हैं, न ये वातावरण संबंधी जानकारियों को अर्जित करते हैं। इसी कारण से यह ऐसी क्रियाएं करते हैं जो कि एक तरह से उस पर्यावरणीय क्षेत्र में उनके उचित या सूटेबल नहीं होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होने की उम्मीद भी बहुत कम होती है। और यही कारण है कि यह जो उपलब्ध सूचनाओं को
नज़रअंदाज करते हैं। इसी कारण से इनमें अनुरूपता की मात्रा अधिक होती है। यह दूसरों के पीछे ही चल सकते हैं, नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। यानी यह अध्ययन यह कहता है कि जो व्यक्ति अपने वातावरणीय या पर्यावरणीय सूचनाओं का जितना अधिक लाभ उठाएगा, उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। इस संबंध में यह भी पाया गया है, ये सारे अध्ययन हम आपको बता रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के संबंध में, जिस पर कि रॉटर का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक नियंत्रण केंद्र की प्रबलता वाले व्यक्तियों में आत्मविश्वास अधिक होता है। आत्मविश्वास अधिक क्यों होता है? आप सामान्य जीवन में देखिए कि कुछ जगहों पर आप दावा करते हैं कि यह बिल्कुल सही है, यह हो के रहेगा, ऐसा ही होगा, जो हम कर रहे हैं यह सही ही है। कैसे? क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी आत्मविश्वास पूर्ण क्रिया कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो अध्ययन ये बताते हैं कि आत्मनियंत्रण केंद्र की प्रबलता वाले व्यक्तियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस अधिक होता है। क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस अधिक होता है? क्योंकि यह अपनी क्रियाओं को करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले अपने बारे में, अपने कौशलों के बारे में, अपने अनुभवों को, इन सब को जोड़ते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं। यह असफल होने पर यह मानकर नहीं चलते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। ये मानकर चलते हैं कि निश्चित रूप से कहीं एफर्ट में कमी रह गई थी और यह दूने प्रयास, दूने सकारात्मक नजरिए और उत्साह और अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करके पुनः इसके साथ जुड़ते हैं। इसलिए निरंतर जो प्रयास की प्रवृत्ति होती है और इनमें सेल्फ एनालिसिस की टेंडेंसी पाई जाती है। आत्मविश्लेषण की, यानी यह अगर असफल होती हैं किसी प्रकार से, यह अपनी क्रियाओं में अगर इनको कोई कमी नजर आती है तो यह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। और हमने पढ़ा भी है कि वह व्यक्ति जो अपनी क्रियाओं का विश्लेषण करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, उसमें सफलता पाने की उम्मीद बहुत अधिक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अन्य चीजों पर दोषारोपण नहीं करते हैं। ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर वाले होते हैं, आत्मनिर्भर प्रकार के होते हैं और यह सब इनके स्वभाव में बहुत ही संतुलन पाया जाता है। यानी ये अपनी क्रियाओं, अपनी जो कुछ भी घटनाएं हैं, इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं और इनमें परिवर्तन के लिए यह आत्म विश्लेषण करते हैं और अपनी परिस्थितियों, अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। बाह्य नियंत्रण केंद्र, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की जिसमें अधिकता होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह अपनी क्षमताओं, कौशलों
और योग्यताओं के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्रयास तो कम नहीं है, उनमें ये करने का तरीका जो है वह गलत तो नहीं है। हमेशा ही वह अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रियाओं, अपनी क्षमताओं, इस पर हमेशा एक जानकारी रखना चाहते हैं और हमेशा एक तरह से कह लीजिए कि इसके बारे में चिंतित होते हैं कि क्या उनके द्वारा किया गया प्रयास तो कहीं से कोई कमी नहीं रख रहा है, किस प्रकार वह और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इस संबंध में एक संदेह रखने वाले होते हैं और अनियंत्रित स्वभाव वाले होते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इन नियंत्रण केंद्रों को मापने के लिए इस विमा यानी आंतरिक बाह्य नियंत्रण को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विमाओं का निर्माण किया, जिसमें रॉटर 1966 ने आई स्केल का निर्माण किया, इंटरनल एक्सटर्नल स्केल का निर्माण किया। इस संबंध में लेविंसन ने भी एलपीसी का निर्माण 1974 में किया, कॉलिंस ने भी 1974 में किया, लेफ्कॉर्ट ने 1982 में व्यक्तित्व के आंतरिक बाह्य नियंत्रण विमा को मापने के लिए मापनी बनाई। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में कुछ मापनियां निर्मित की हैं, जिसमें कुमार एंड श्रीवास्तव की मापनी 1998 में निर्मित की गई और नेनन एवं विग की मापनियां 1986 में डेवलप की गई। स्टूडेंट्स, आज हमने व्यक्तित्व की विमा या आयाम संबंधी अध्ययन किया और इसमें रॉटर का अध्ययन किया, रॉटर का लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा। आपके सिलेबस में आपको रॉटर का अध्ययन पढ़ना था, लेकिन हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि क्या व्यक्तित्व की विमा जो हमने पढ़ा वो केवल आंतरिक बाह्य विमा ही है? नहीं भाई, हम आपको बता दें व्यक्तित्व के अध्ययन के संबंध में अनेक प्रकार की विमाएं या अध्ययन हैं। इनमें अभिप्रेरणात्मक विमा में जैसे आक्रामकता अभिप्रेरक विमा, उपलब्धि अभिप्रेरक विमा, अनुमोदन अभिप्रेरक विमा, शक्ति अभिप्रेरक विमा है। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की विमाओं का उपयोग किया गया है। ये तो हमने आपको बताया कि प्रेरणाओं से संबंधित किस प्रकार की विमाएं व्यक्ति में होती हैं। इसके अलावा शील गुण विमा, ट्रेट डायमेंशन का भी उपयोग किया जाता है। शील गुण विमा एक तरह से व्यक्ति के स्वभाव और उसके व्यवहार के आधार पर होती है। इसके अलावा मनस्ताप या स्थिरता अस्थिरता विमा, मनोविक्षिप्तता विमा, सत्तावाद विमा आदि का उपयोग भी अध्ययनों में किया गया है। तो हमें आज की अपनी जो सिलेबस के अनुसार हम चले हैं, तो उसमें हमको रॉटर के अध्ययन को पढ़ना था, इसलिए हमने डिटेल में आपको लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में रॉटर के अध्ययन की बात कही है। थैंक यू स्टूडेंट।